उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का काशीपुर में जोरदार स्वागत। देहरादून से खटीमा जाते समय उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स काशीपुर के ग्राम बेलजुड़ी में वरिष्ठ भाजपा नेता यूनुस चौधरी के निवास स्थान पर जलपान हेतु रुके। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार 2025 में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई है और उसके तहत उम्मीद पोर्टल पर चालू किया, जिसमें तमाम वक्फ की प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। कल तक जो लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उन लोगों के द्वारा भी अपील की गई है। पहले मुस्लिम समाज को कहा गया कि कोई अपने रजिस्ट्रेशन न कराए। लगभग 4 से 5 महीने इस कशमकश में गुजरे और उस समय जितने रजिस्ट्रेशन होने चाहिए थे वे नहीं हो पाए। 4 महीने बाद उन लोगों को एहसास हुआ कि वक्त पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और फिर वह तमाम संगठन जो विरोध कर रहे थे वे भी लगे और वक्फ रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ, लेकिन समय कम रह गया था। जितने रजिस्ट्रेशन होने चाहिए वे नहीं हो पाए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक रास्ता निकाला, सब लोग अपने अपने स्टेट के प्रोविजनल में जाएं और वहां से समय बढ़ाने की बात करें, क्योंकि वक्त रहते वक्फ की संपत्ति का ब्यौरा समय रहते संपत्तियां पूरी तरह से दर्ज नहीं हो पाई हैं। तो हम भी वक्फ उत्तराखंड, कुमाऊं और गढ़वाल ट्रिब्यूनल में गए और गढ़वाल ट्रिब्यूनल ने हमें आगामी 6 फरवरी तक का समय मिला है। दोबारा से पोर्टल ऑन हो गया है और कुमाऊं ट्रिब्यूनल का 15 मार्च तक का समय मिला है। अब आप अपनी पोर्टल के माध्यम से वक्फ संपत्ति के डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने अपील की कि जितने भी मुस्लिम समाज में पढ़े लिखे नहीं है उसको सही गाइड करके संपत्ति के कागजात उस पर अपलोड कराएं। और जो लोग वक्फ की संपत्ति के कागजात जानबूझकर अपलोड नहीं कराएंगे उनको हम वक्फ माफिया की श्रेणी में रखेंगे, क्योंकि वक्फ संपत्ति खैरात और ज़कात का पैसा यतीमों बेवा माओं के हक का पैसा है। जो भी ये संपत्ति को खाएगा उसके यहाँ भी कीड़े पड़ेंगे और ऊपर भी कीड़े पड़ेंगे। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लेकर आई है और उसके तहत अभी उम्मीद पोर्टल के ऊपर तमाम प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे थे। हमने देखा कि कल तक जो लोग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का विरोध कर रहे थे, उन लोगों के द्वारा अपील की गई मुस्लिम समाज को, ये कहा गया कि कोई अपने रजिस्ट्रेशन ना कराए और लगभग 4 साढ़े 4 महीने इसी कशमकश में गुजरे कि वक्फ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। खैर, देर आए दुरुस्त आए। 4.5 महीने बाद उन लोगों को यह एहसास हुआ कि वक्फ पर रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और फिर वो तमाम संगठन जो विरोध कर रहे थे वो भी लगे और वक्फ रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ। लेकिन क्योंकि समय कम रह गया था तो प्रॉपर जितने रजिस्ट्रेशन होने चाहिए थे वक्फ के वो नहीं हो पाए। उसके बाद लोग सर्वोच्च न्यायालय गए और सर्वोच्च न्यायालय ने एक रास्ता सुझाया कि सब लोग अपने अपने स्टेट के ट्रिब्यूनल में जाएँ और वहाँ से समय बढ़ाने की बात करें, क्योंकि वक्फ की संपत्तियां पूरी तरह से दर्ज नहीं हो पाई थी। तो हम भी वक्फ बोर्ड उत्तराखंड कुमाऊं ट्रिब्यूनल और गढ़वाल ट्रिब्यूनल दोनों में गया। तो गढ़वाल ट्रिब्यूनल में हमें 6 फरवरी तक का समय मिला है। दोबारा पोर्टल ऑन हो गया है और कुमाऊं ट्रिब्यूनल 15 मार्च तक का समय मिला है। ट्रिब्यूनल ऑन है इस वक्त, रजिस्ट्रेशन सब करा सकते हैं। मेरी गुजारिश है आप तमाम चैनल्स के माध्यम से कि सब लोग अपनी अपनी जो वक्फ की संपत्तियां हैं उन्हें वक्फ में ईमानदारी से दर्ज करा दें और तमाम मुस्लिम पढ़ा लिखा समाज जहां लोगों को नॉलेज ना हो वहां उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने में उनकी पूरी तरह से सहायता करें। जो लोग जानबूझकर वक्फ की संपत्तियों को वक्फ में दर्ज नहीं कराएंगे, हम उनको वक्फ माफियाओं की श्रेणी में रखें। ये वक्फ सदके ज़कात खैरात का पैसा है, यतीमों का हक है, बेवा माओं का, बहनों का हक है। इसको खाने वाले को यहाँ भी कीड़े पड़ेंगे और अल्लाह के यहाँ भी हिसाब देना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति वक्फ की संपत्ति को जानबूझकर वक्फ में दर्ज नहीं कराएगा या उससे खुर्द बुर्द कराने की कोशिश करेगा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हम उसे वक्फ माफिया की श्रेणी में रखेंगे। और ये ध्यान रखा जाए कि ये उत्तराखंड की धामी सरकार है, ये धुआं निकालने में देर नहीं करेगी। और अगर तब संपत्ति जाती हैं और आपके साथ कुछ गलत होता है तो ये समझ लीजिएगा उसकी समस्त जिम्मेदारी उन लोगों की होगी जो वक्फ की संपत्तियों को वक्फ में दर्ज नहीं कराएंगे। किसी कीमत पर भी वक्फ माफिया को, वक्फ इंक्रोचर को, वक्फ के अवैध कब्जेदारों को वक्फ छोड़ने वाला नहीं है। ये पुरानी सरकार नहीं है
कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते या कोई सेटिंग गेटिंग हो जाए और आप बच जाएं। इसलिए मेरा सख्त लहजे में मैं इस बात को कह रहा हूं, सब लोगों से पुरजोर अपील है, गुजारिश है, कल को आप पे आरोप लगेंगे, अगर आपने आज ईमानदारी नहीं दिखाई तो हम आपको वक्फ माफिया की श्रेणी में रखेंगे। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश कि वक्फ को ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ पोर्टल पे जो समय बचा है इसमें अपनी संपत्तियों को दर्ज करने का काम करें। वक्फ बोर्ड के हालात बद से बदतर हैं। मैंने कहा कि वक्फ बोर्ड लूट के अड्डे बन चुके थे। वक्फ सदके ज़कात खैरात का पैसा इस वक्फ बोर्ड में आता है। लोग अपनी आखिरत को सुधारने के लिए इस शरई काम को अंजाम देते हैं, लेकिन हमने देखा कि इस वक्फ बोर्ड में ना तो कोई अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए, ना कोई अच्छे स्कूल कॉलेजेस बनाए, ना बेटियों के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई, ना लोगों के लिए सराय बनाई, ना अनाथालय बने, तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ लूट हुई है। और तमाम, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, किस पार्टी के नेतृत्व में ये लूट हुई है, किन लोगों ने इस वक्त को लूटा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि आज वक्फ के पैसे का इस्तेमाल वो कर सकता है जो सदके ज़कात खैरात लेने का मुस्तहिक हो, लेकिन कौन लोग बैठे हैं? अकबर अहमद डंपी जैसे लोग, रिसोर्ट बना रखा है। सईदुज़्ज़मा पूर्व सांसद कांग्रेस, वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा है। खुद मुस्लिम उलेमा, हमने देखा कलियर के जो सज्जादे अपने आप को कहते थे, उनके बड़े कहते थे हमारे बदन के कपड़े भी दरगाह साबिर पाक की अमानत हैं, हम खादिम हैं। वो जो नौकर कहते थे जिनके बड़े अपने आप को, वो मालिक कैसे बन के बैठ गए? वक्फ बोर्ड पैसे केस हारने के लेता है और इस तरह से जानबूझकर वक्त में केस हारे जाते हैं, वक्त की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कराया जाता है और एक बड़ी लूट होती है। उस लूट को एक्सपोज करेंगे, जिन लोगों ने वक्त को लूटा है उनको सबक सिखाएंगे। और मैं आपसे ये वादा ज़रूर कर रहा हूँ, अगर ये वक्फ बोर्ड में हम ईमानदारी से आगे बढ़े तो आने वाला मुस्तकबिल मुसलमानों को बहुत बेहतर होगा। इस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको गरीब मुसलमानों के घर बनते हुए नजर आएंगे, जो ज़रूरतमंद मुसलमान हैं, जो बेसहारा बच्चे हैं, जो विधवा माएँ बहनें हैं, उन लोगों का सहारा बनेगा वक्त। बहुत काफियत के साथ उम्मीद एक्ट आया है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमें रास्ता ज़रूर दिखाई देगा। उत्तराखंड में अगर गीता के श्लोक नहीं पढ़ाए जाएंगे तो कहाँ वेनिटिन सिटी में पढ़ाए जाएंगे, यरूशलेम में पढ़ाए जाएंगे, मक्का मदीना में पढ़ाए जाएंगे, कहाँ पढ़ाए जाएंगे? हम आज से पहले मैं एक कोएड स्कूल से पढ़ा हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, तो हमारी प्रेयर होती थी, फादर वी थैंक दी फॉर द नाइट एंड फॉर द प्लेजेंट मॉर्निंग लाइट, फॉर रेस्ट एंड फूड एंड लविंग केयर। हु इज द फादर? अलमाइटी गॉड। वो फादर कह रहे हैं तो चलेगा। गीता, रामायण, कुरान, बाइबल सब अच्छे अच्छे संदेश देते हैं। हम ये कह रहे हैं कि कुछ गीता के अगर अच्छे श्लोक आते हैं तो मुझे लगता है उसे पढ़ने में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत। हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले उस पर मजबूती से खड़े रहें और जो पढ़ने की ज़रूरत पड़े, जिस लाइन पे चढ़ने की ज़रूरत पड़े, उस पर आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ चतुर्वेदी होते हैं, वो चारों वेद पढ़ के वो तो इस्लाम से बाहर नहीं हो जाते, तो फिर क्यों डराया जाता है? क्यों डरा जाता है? इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे पूछिए कि वहाँ क्या कौन कौन सी प्रेयर्स कराई जाती है। अगर उससे दिक्कत नहीं है तो फिर गीता के श्लोकों से दिक्कत होने वालों को ये बताना पड़ेगा कि उसे दिक्कत किससे है। कल तक हम फिजिकल ट्रेनिंग करते थे बचपन में कि पीटी होती थी स्कूल में, आज उस पीटी की जगह योग ले रहा है। पूरी दुनिया मान रही है कि योग करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर दूसरे के कल्चर को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने कल्चर को सम्मान नहीं देंगे, दूसरे के विदेशी कल्चरों को सम्मान देंगे तो ये नहीं चलेगा। अपने कल्चर को सम्मान देते हुए, हम मुसलमान हैं, मैं तो अपनी बात करता हूँ, मेरे बच्चे मुसलमान हैं, हम मजबूत मुसलमान हैं, लेकिन हम भारतीय हैं, तो भारतीयता को, भारतीय कल्चर को हम बढ़ावा देंगे और कोई भी चीज़ जो शरीयत को ओवरलैप नहीं करेगी उसे मुसलमानों को पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है।